Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study about class 8 history chapter 1 how, when and where. So आज की क्लास में हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद लेटर जो चैप्टर्स है उसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे. फाइन. हिस्ट्री आपको पता है नाम से ही आपको बहुत बोरिंग लगती होगी कि अरे यार फिर से एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट आ गया, फिर से हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. हिस्ट्री लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि काफ़ी बोरिंग है. क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि बोलते हैं हिस्ट्री में इतनी सारी डेट्स याद करनी पड़ती, इतना कुछ मेमोराइज करना पड़ता है, डेट्स को याद रखना पड़ता है. आप ही की तरह जो बाकी लोग हैं उनका भी यही सोचना है कि यार हिस्ट्री मतलब डेट्स, पर ऐसा नहीं है. देखेंगे हम आज की क्लास में. आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि डेट्स इम्पॉर्टेंट कैसे हैं, कौन सी डेट्स, हम डेट्स को कैसे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, कॉलोनियल रूल क्या था, हमें सोर्सेज का कैसे पता चला, सर्वेज कैसे हुए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते. तो इन सभी के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स कितनी इम्पॉर्टेंट है? एक टाइम था जब हिस्टोरियंस जो हैं वो डेट्स को लेकर काफ़ी फैसिनेटेड थे. मतलब जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हिस्ट्री मतलब डेट्स. हिस्टोरियंस भी पहले ऐसे ही करते थे कि हिस्ट्री का क्या मतलब है, हिस्ट्री का मतलब है कि डेट्स है और कुछ नहीं है. History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. History का मतलब सिर्फ dates नहीं है कि suppose X ईयर में ये हुआ, Y ईयर में ये हुआ, इस डेट को ये राजा जीता, इस डेट को इनकी बैटल हुई. हिस्ट्री का मतलब सिर्फ डेट्स नहीं है. हिस्ट्री का मतलब ये है कि क्या चेंजेस हुए, चेंजेस क्या हुए, ये मतलब है हिस्ट्री का. हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट. पास्ट में चीज़ें कैसी थी और उन चीज़ों में बाद में क्या डिफरेंसेस आए. जैसे पहले रिलीजन कैसा था, बाद में रिलीजन कैसा हुआ, पहले पॉलिटी कैसी थी, बाद में पॉलिटी कैसी हुई, पहले इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, बाद में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी हुई. तो हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. एकदम से तो हिस्ट्री चेंज नहीं होती है ना, कुछ सिग्निफिकेंट टाइम लगता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस हैपन्स. ओके. So history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. जैसे मैंने बोला history is dates. तो ऐसे ही होता था पहले के टाइम पे. मतलब history मतलब कि ये battles कब हुए, history मतलब कि event कब हुआ, ये लड़ाई कब हुई, ये राजा ने कब टेक ओवर किया, इन आपस में राजाओं की बैटल कब हुई. तो अर्लियर अकाउंट्स तो यही कहते हैं कि हिस्ट्री ये था. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, the year the next ruler succeeded the throne. For events such as these, specific dates can be determined. जो हमने dates की बात करी, historians पहले किस चीज़ के बारे में लिखते थे कि मान लो कोई king है. फाइन. तो ये किंग क्राउन कब हुआ, किस साल में ये राजा बना, उस साल को लिख दिया. उसके बाद इसकी शादी कब हुई वो लिख दिया. उसके बाद इसको बेबी कब हुआ उसके बारे में लिख दिया. उसके बाद इसकी बैटल्स किस किस के साथ हुई उनके बारे में लिख दिया. नेक्स्ट सक्सेशन में इसके बाद कौन रूलर आया इसके बारे में लिख दिया. तो ये सब क्या है, ये डेट्स है. फाइन. ये क्या है,
कि ये डेट्स हैं क्योंकि ये इवेंट्स हैं, तो इन इवेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हम डेट्स का यूज़ करते हैं। और हिस्टोरियंस इनके बारे में लिखते थे जब हमें स्पेसिफिक डेट्स के बारे में बात करनी होती है। फाइन। विच डेट्स, अभी हमने बोला कि डेट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कौन सी डेट्स? द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। जो हम डेट्स पढ़ रहे हैं, जो हम खुद से जो स्टोरी बना रहे हैं, जो हमने पढ़ी हैं डेट्स, वो इम्पॉर्टेंट इस तरह से नहीं है कि वो खुद ही इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती है, उनको इम्पॉर्टेंट बनाया है क्योंकि उस साल में कोई इवेंट्स हुए होंगे या कुछ। इट इज़ वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, a new set of dates will appear significant। इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फाइन। तो इनके पीरियड में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो क्या है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स है जो कि इनके टाइम पे हुआ, तो हमने क्या किया? उनका अकाउंट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हुए एंड जो लास्ट वाइस रॉय हुए माउंटबेटन, तो इनके टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए, हमने उनकी डेट्स लिख ली। तो ये हमने क्या किया? हमने समझाना, हिस्टोरियंस ने इसको क्लासिफाई किया कि ये जो सेट है, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फाइन। ऐसे जो सारे गवर्नर जनरल्स हुए, उनके अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग जो चीज़ें हुई वहाँ पे, उनको इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया और उनकी स्पेसिफाइड डेट्स लिखी गई। The chronology of the lives of British Governor Generals marked the different chapters of the history of British India. History of British India. History of British India में जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तब से लेकर जो जो इवेंट्स हुए, उन्हीं सभी को डेट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके एक अकाउंट बनाया गया। जो जो गवर्नर जनरल्स आए, उनके पीरियड में जो जो इवेंट्स हुए, उन सभी को अगर हम कंपाइल कर लें तो वो हमारी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। तो उनकी क्रोनोलॉजी जो है कि किसके बाद कौन सा गवर्नर जनरल आया, ये सभी क्या है? ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री बनाते हैं। When we write history or a story, we divide it into chapters। जैसे कि हम क्रोनोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, तो एक गवर्नर जनरल के बाद दूसरा गवर्नर जनरल आया, तो हमने क्या किया? इनको चैप्टर्स में सेग्रीगेट कर दिया फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि ईजिली जो है समझ में आ सके। तो इसलिए हम डेट्स को क्लासीफाई करते हैं। हम उन डेट्स को क्लासीफाई करते हैं जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इम्पॉर्टेंट होता है। फाइन। और वो हम इम्पॉर्टेंट कब मानते हैं? जब हम उस पर फोकस करते हैं। अगर हम किसी नए इशू पे फोकस करेंगे तो हमारे लिए दूसरा सेट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फाइन। हाउ डू वी पीरियडाइज? 1817 में जेम्स मिल जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। इन्होंने एक अपनी 3 वॉल्यूम बुक पब्लिश करी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इनके बुक का नाम था, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने क्या किया? इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब आप देखो, हिस्ट्री को ऐसे कौन क्लासिफाई करता है कि हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, बट इन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया
क्यों किया इन्होंने? मिल को लगा कि एशियन जो सोसाइटीज़ हैं ये एक लोअर लेवल हैं, किसके? यूरोप के कंपैरिजन में, कि एशिया में सिविलाइज्ड लोग कम हैं, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है देन यूरोप। मतलब क्या कि यूरोप में काफ़ी हाईली सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, एशिया में तो बहुत ही लोअर लेवल के लोग रहते हैं। फाइन। उसके अकॉर्डिंग, मिल के अकॉर्डिंग, जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे तो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो रूल करते थे, इसलिए उन्होंने 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. मिल के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा टैबूज थे और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो है इंडिया के लोग फॉलो करते थे। मिल को लगा कि ब्रिटिश रूल अगर आया तो इंडिया को सिविलाइज कर देगा, ऐसा मिल का मानना था। मिल ने इनफैक्ट सजेस्ट भी किया कि ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मिल को लगा कि ब्रिटिश रूल अगर आया इंडिया में तो इंडिया के लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, और अगर ब्रिटिश जो है कॉन्कर करता है, जो कि ब्रिटिशर्स को कॉन्कर करना चाहिए इंडियन टेरिटरी को, तो उससे क्या होगा? एनलाइटनमेंट आएगा और इंडिया के लोग खुश रहेंगे। तो ये सारा हम किसका अकाउंट पढ़ रहे हैं? जेम्स मिल का। मिल के अकॉर्डिंग ये सभी इंडिया में था, और मिल के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल वाज मस्ट, ताकि इंडिया के लोग सिविलाइज हो सके। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. मिल के अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिश रूल आया तो इंडिया में क्या होगा? प्रोग्रेस आएगी एंड इंडिया के लोग सिविलाइज्ड हो जाएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि हिस्ट्री को जो मिल ने क्लासिफाई किया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये क्लासिफिकेशन था मिल का कि हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। फाइन। अब अगर हम सिर्फ इन्हीं सेक्शंस को लेते हैं तो जो बाकी सेक्शंस हैं इंडिया में, जो बाकी लोग रहते हैं, उनका क्या? उनको तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। बाकी माइनॉरिटीज़ का क्या? क्रिश्चियंस, सिख्स, जो बुद्धिस्ट रहते हैं, जैनिज़्म को जो फॉलो करते हैं, जो बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं या जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, उनका तो कहीं रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आया इस हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 मेजर कम्युनिटीज़ के हिसाब से हिस्ट्री बना दी। फिर एक और चीज़ है कि अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो इसमें हमारा जो कंट्री है उसकी इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, रिच डाइवर्सिटी ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में भी कहीं बात नहीं करी। तो ये क्लासिफिकेशन तो गलत है। दिस क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी फॉलोड। ये जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को ऐसे क्लासिफाई किया, बट इसमें बहुत सारे जो हैं फ्लॉज हैं। इसमें ना माइनॉरिटीज़, ना बाकी कम्युनिटीज़, ना बाकी कास्ट, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया की रिच डाइवर्सिटी का भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट वैलिड। Moving away from British classifications, historians usually divide Indian history into these 3, और यही एक सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन है जो हम फॉलो करते हैं। एंशिएंट, medieval and modern।
जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं, मॉडर्न जो वर्ड है बेसिकली, जो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुए, मॉडर्निटी आई यूरोप से, मॉडर्निटी यूरोप में आई, मॉडर्निटी इन यूरोप, तो वहाँ से हमने ये वर्ड मॉडर्न उठाया है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये जो है ये सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री का, और हम यही फॉलो करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो है पॉपुलरली फॉलोड क्लासिफिकेशन है। What is colonial? British came to conquer the country and establish rule, subjugating local नवाब्स and राजास। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो जो लोकल नवाब्स थे, जैसे बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, तो उन सभी, और जो लोकल राजास थे जैसे जो मुग़ल रूलर्स थे, उन सभी को जो है सब्जुगेट करने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने किस तरह से अपना रूल एस्टैब्लिश किया, किस तरह से जो है इकोनॉमी एस्टैब्लिश की, सोसाइटी में किस तरह से रूल को एस्टैब्लिश किया, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ताकि उनके एक्सपेंसेस जो है मीट कर सके, हाउ दे बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, and also the changes that came about as a consequence, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए इंडियन टेरिटरी में, कैसे उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपना रूल, कैसे जो है लोकल नवाब्स एंड राजास को सब्जुगेट किया, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया। तो ये सभी क्या है, ये ब्रिटिश पीरियड था। हम आगे आगे ये सारा पढ़ेंगे डिटेल में। हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आए वैल्यूज़ एंड टेस्ट में, कस्टम्स में एंड प्रैक्टिसेस में। जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो काफ़ी चेंजेस आए वैल्यूज़ में, टेस्ट में, इंडिया के कस्टम्स में एंड प्रैक्टिसेस में। तो ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो when the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process of colonization। ये एक important term है। हम कहते हैं कि इंडिया was a British colony। हम ये कहते हैं ना, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। इसका क्या मतलब है? जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, जब यूरोपियंस आए इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने, सबसे पहले वो ट्रेडिंग के लिए आए थे, ट्रेडिंग पर्पस किया, उसके बाद फोर्टिफिकेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे जो है रूल इस्टेब्लिश हुआ। तो ऐसे ही जो है ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ पे रूल किया, वर्ल्ड वाइड रूल किया। तो वो सभी क्या है, वो सारी कंट्रीज़ क्या हैं, ब्रिटिश की कॉलोनी हैं। इससे एक और एग्जांपल बताती हूँ। जो हम कॉमनवेल्थ नेशंस की बात करते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, तो ये वही कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनीज़ थी एक टाइम पे। फाइन। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इस प्रोसेस को हमने कॉलोनाइजेशन बोला, कि ब्रिटिशर्स ने जो अपनी कॉलोनी बनाया था, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो इंडिया की पॉलिटी चेंज हुई, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुई, सोशल भी चेंज हुई एंड कल्चर में भी चेंजेस आए। कैसे आए? पॉलिटिकल तो आपको पता है, उस टाइम जो राजाज नवाब्स थे उनको ब्रिटिश रूल ने धीरे धीरे ओवरथ्रो किया, खुद का रूल इस्टेब्लिश किया।
इकोनॉमी तो डेफिनेटली शैटर डाउन हो गई थी उस टाइम। सोशल चेंजेस भी काफ़ी आए, उन्होंने काफ़ी जो हमारे टैबूज थे उनको भी ख़त्म किया, एजुकेशन को भी एम्पावर किया, बाकी सोशल लोगों की लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव हुई, कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। कल्चर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो जब ये सभी चेंजेस आते हैं उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कॉलोनाइजेशन। सो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे टेक ओवर करके इन सभी चेंजेस को इंड्यूस करे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, then this process we refer to as colonization, and we say India was a colony of Britain. Fine. How do we know? हमें कैसे पता चलता है? सोर्सेस क्या क्या हैं? सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में तो ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे कि हर चीज़ को जो है रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना चाहिए। Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. जो आज हमारे कंट्री में ये एक कल्चर है, जैसे कि आप तहसीलदार ऑफिस विज़िट करिए या आप कमिश्नर ऑफिस विज़िट करिए या गवर्नमेंट ऑफिसेस आप विज़िट करिए, तो वहाँ पे जैसे मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब का काफ़ी कल्चर है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर जो है, एक पार्ट हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स ने इंड्यूस किया है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव करते थे। हर एक इंस्ट्रक्शन को लिखना, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट्स जो होते थे, जो डिस्कशंस होते थे, उन सभी को नोट डाउन करना। तो ये सभी क्या होता था, लिखा जाता था, एक रिटन उनके पास रिकॉर्ड था। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. 19th century से के टाइम पे, अर्ली 19th century 1800s में क्या हुआ कि जो कैलीग्राफिस्ट थे वो इन जो डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटिशर्स अपना वेल डॉक्यूमेंटेड जो मेंटेन करते थे उनको कॉपी करते थे, क्योंकि तब तक प्रिंटिंग नहीं आई थी। और एक और चीज़ में ये है कि जैसे आर्काइव्स हो गए, म्यूज़ियम्स हो गए, तो वहाँ पे ये सारा अपना डॉक्यूमेंट्स जो है प्लेस करते थे। जो रिकॉर्ड्स हो गए, जो प्लान्स वो बनाते थे, जो पॉलिसीज़, जो डिसीजंस लेते थे, जो एग्रीमेंट्स होते थे, वो सभी एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता था। और आज भी जो है, जो हमारे आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ पे हमें ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए मिल जाते हैं। Surveys became important. The practice of surveying also became common under the colonial administration. ब्रिटिशर्स जो है उनका ये मानना था कि अगर आपको एक कंट्री को जानना है तो उससे पहले आपको वहाँ के लोगों को जानना होगा, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ पे क्या कस्टम्स फॉलो होते हैं, उन सभी को जानना होगा। So by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. जो पहला सर्वेज है वो ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया था। 1871 में जैसे सेंसस वगैरह स्टार्ट हुए, तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उन्होंने ही सर्वेज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी एंड सर्वेज स्टार्ट किए ताकि पूरी कंट्री को मैप किया जा सके। In the villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, the local histories, the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region.
अगर उनका ये मानना था कि अगर किसी रीजन को एडमिनिस्टर करना है, उस पर आपको रूल करना है, तो वहाँ के लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो पीरियोडिकली सर्वेस कंडक्ट कराते थे, रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट कराते थे गाँव में। एंड टोपोग्राफी, वहाँ का रीजन कैसा है, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे जानवर किस टाइप के मिलते हैं, लोकल लोगों के वहाँ पे हिस्ट्रीज क्या है, क्या मान्यताएं हैं वहाँ पे, क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का सर्वे होता था ताकि वो इफ़ेक्टिवली रूल कर सके, एडमिनिस्टर कर सकें। From the end of 19th century, census operation were held every 10 years. आज भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, हर 10 साल में जो है सेंसस किया जाता है। कोविड आने की वजह से किसी वजह से हो नहीं पाया था, बट वो भी शॉर्टली हो जाएगा। तो हमारा जो है सेंसस ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया था अराउंड 1871 से लेकर एवरी 10 ईयर्स जो है सेंसस कंडक्ट होता है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं किस चीज़ के, नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में इंडिया में जितने प्रोविंसेस हैं, जितने गांव, जितने शहर, जितने प्रोविंसेस थे, उनमें कितने लोग रहते हैं, उन लोगों का जो रिकॉर्ड है वो सेंसस में होता था। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। और क्या होता था सेंसस में, नंबर ऑफ पीपल, कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। तो सपोज आप मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स सपोज विलेज में रहते हैं, ओके, इनकी कास्ट क्या है, फाइन, इनका रिलीजन क्या है, एंड ये काम क्या करते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन किस रिकॉर्ड में होता था, सेंसस में, फाइन। तो ये क्या था, सेंसस कंडक्ट करते थे हर 10 साल में ताकि इन इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, जैसे कि बोटानिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। तो ये क्या है, कुछ और टाइप के सर्वेज भी कंडक्ट किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें कि ये सभी इंक्लूडेड थे। और एक इम्पॉर्टेंट क्या था, सेंसस, ये लोगों के लिए था। जैसे बोटानिकल, आर्कियोलॉजिकल, कोई म्यूजियम्स, कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन एवोल्यूशन, एंड फॉरेस्ट सर्वेज। तो ये सभी सर्वेज ब्रिटिश एरा में कंडक्ट होते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे वो, अगर मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप वही डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो आप दिखाना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में, फाइन। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने किया। They tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. जो उन्हें लगा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में होना चाहिए, जिसमें वो इंटरेस्टेड थे और जो वो चाहते थे, उन्हीं सभी चीज़ों को ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखा गया। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो ब्रिटिशर्स चाहते थे उन्होंने वही मेंटेन किया। जो बाकी जो आम जनता थी, जो वहाँ पे लोग रहते थे, जो कॉमनर्स थे, सिटीजन्स थे, वो क्या चाहते थे, उनका कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, accounts of pilgrims, travelers, autobiographies and popular booklets। हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें ऑटोबायोग्राफीज़ मिलती हैं, लोगों की डायरी मिलती हैं, लोगों की जीवनियाँ मिलती हैं, पिलग्रिम्स के अकाउंट मिलते हैं, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सभी हमारे सोर्सेज हैं,
बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन्होंने इन सब सोर्सेज को लिखा है वो एजुकेटेड क्लास थी। फाइन, अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं या मैं किसी और चीज़ का अकाउंट लिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तभी लिख पा रही हूँ। फाइन, लेकिन वहाँ पे जो लोग जो पुअर पीपल थे या जो ट्राइबल्स थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनका क्या? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें उनके लाइफ का कोई अकाउंट नहीं है। हमें उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर्स काफ़ी पब्लिश होने लगे, लोग न्यूज़पेपर्स काफ़ी फॉलो करने लगे, एंड जो लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स हुए हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ लिखे, पोइट्स ने अपनी पोएम्स लिखी, नॉवेलिस्ट ने अपने नॉवेल्स लिखे अपने व्यूज़ एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन इन सभी से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि सारे जो है एजुकेटेड क्लास थी, लेकिन द लाइफ्स, द एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइबल्स, द पेजेंट्स, फार्मर्स, जो माइंस में जो वर्कर्स थे, जो पुअर थे स्ट्रीट में, उनका क्या? अब एक क्वेश्चन, बिकॉज इनके बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइन, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि हिस्ट्री हमने पहले डेट्स के बारे में पढ़ा, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा, कॉलोनी किसको कहते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा, डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, हमें क्या क्या डिफरेंट जो है सोर्सेज मिलते हैं और उन सोर्सेज के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री हम कैसे क्लासीफाई करते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा, एंड हमने जो है सोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज देखे, एंड लेटर चैप्टर्स में हम इसी हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू ऑल।